नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज होगी पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक उदारवाद के नए अवतार की। कैसे वो लाल फीताशाही पर लगाम कसने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। बात करेंगे हमारी और आपकी सुविधा के लिए लगाए जाने वाले पेड़ और सोलर पैनल कैसे राष्ट्रीय राजमार्गों से हो रहे गायब और क्या उनको रोकने के हो रहे हैं उपाय। और साथ ही बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर कैसे बिछाया गया ट्रैप। और राज की बात में आज फिर 5 खबरों का सॉलिड पंच। देश में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबके तमाम जवाब हो सकते हैं। कोई कहेगा कि सीमाएं असुरक्षित हैं, तनाव बना हुआ है, किसी को आंतरिक सुरक्षा की चिंता आएगी, तो किसी को कोरोना महामारी का डर सता रहा होगा। लेकिन एक दिक्कत ऐसी है कि इन सभी चीज़ों से जो इम्यूनिटी दे सकती है वो ये है कि आपकी जेब की हालत कैसी है, आपके देश के खजाने की हालत कैसी है। और अगर वो मजबूत है तो आप इन सभी चुनौतियों से पार पा जाएंगे। तो बेरोजगारी और मंद आर्थिक रफ्तार, ये सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। तो राज की बात में आज उस खबर पे बात होगी जिसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में कर दिया था कि अब समाजवाद या उदारवाद आर्थिक व्यवस्था को लेकर जो डिलेमा था उसको अब वो दूर कर चुके हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि ये डिलेमा दूर हो चुका है, वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा और जो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा बनती है लाल फीताशाही, उसको कैसे रोका जाएगा, इस पर आज बात करेंगे। कुछ आपको वो बातें बताएंगे जो पीएम ने किसी खास मीटिंग में कही और उसके बाद कैसे तेजी से काम शुरू हो चुका है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब आर्थिक रफ्तार तेज करने के लिए उदारवाद की दिशा में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कदम बढ़ा चुका है। इसको अमली जामा पहनाने और रास्ते में कोई बाधा ना आए, यह सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने खुद कमर कस ली। खास तौर से नीतिगत शिथिलता दूर करने के साथ साथ देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा लाल फीताशाही को लेकर पीएम का रवैया बेहद सख्त है। पीएम मोदी की नई नीति और उनके तेवर और प्रतिबद्धता सामने आई एक पिछले दिनों हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय के साथ साथ में देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए 14 मंत्रालयों के मंत्री, सचिव और देश के बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, रहेजा, ये सब लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े हुए थे। इस मीटिंग में पीएम ने साफ किया कि कोई भी जो निवेश कर रहा है उसको निवेश करने के पूरे अवसर दिए जाएं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो। और सबसे बड़ी बात, जो लाल फीताशाही इसमें अड़ंगा लगाती है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी मीटिंग में एक ऐसा वाकया हुआ, स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ साथ में पीएम ने जिस तरीके से एक मंत्रालय के सचिव को आड़े हाथों लिया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर मोदी के मिशन में कोई जरा भी रोड़ा अटकाएगा तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो चाहे सचिव हो चाहे मंत्री हो, क्योंकि रोजगार देना और आर्थिक रफ्तार को गति देना इस समय सरकार की प्राथमिकता है। इस बैठक में पीएम ने साफ किया कि निवेशकों और प्राइवेट कंपनियों को उनकी क्षमता के हिसाब से काम करने दिया जाए और लाल फीताशाही उसमें अड़ंगा कतई ना बने, ना नियमों के नाम पर, ना निरीक्षण के नाम पर और ना ही कागजी कोरम के नाम पर। इस बैठक में पीएम ने साफ निर्देश दिया कि नए कानून बनाने से बचें और पुराने जल्दी से जल्दी खत्म करें, ताकि उद्योगों की स्थापना में किसी तरह की व्यवस्था द्वारा पैदा की गई देरी ना हो। इसी बैठक में एक छोटी सी घटना भी हुई, जिससे ये साफ हो गया कि देश के विकास में प्राइवेट प्लेयर्स और इन्वेस्टर्स की भूमिका को सरकार कितने महत्व के साथ लेकर चल रही है। पीएम मोदी जिस समय पावर सेक्टर के बारे में कुछ बोल रहे थे, उसी समय अति उत्साह में आकर ऊर्जा सचिव आलोक कुमार बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा, जी साहब, हम जरूर इन सब लोग को कोऑपरेट करेंगे। पीएम को ये थोड़ा नागवार गुजरा, और चूंकि वो जानते हैं कि लाल फीताशाही किस तरीके से काम करती है और आलोक कुमार भी यूपीपीसीएल के चेयरमैन पद से यानी उत्तर प्रदेश से वहां के ऊर्जा मंत्री
श्रीकांत शर्मा के विरोध के बाद और उनके सख्त तेवरों के बाद हटाकर यहाँ आए थे। तो आलोक कुमार का ये बोलना था, पीएम ने उनसे बीच में कहा कि देखिए आप कुछ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों ने निवेश किया है उनकी ज़्यादा चिंता है और वो आपसे ज़्यादा दक्ष हैं। आपका काम उनको सुविधाएं मुहैया कराना है और उन पर निगरानी रखना है कि जो नियम कानून है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। पीएम इतना बोल ही रहे थे कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, जो खुद पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने भी बोलने का उपक्रम किया। पीएम ने हाथ के इशारे से उनको भी चुपचाप बैठा दिया और पीएम ने कहा, देखिए आप एक बात सब लोग समझ लीजिए कि ये जो कागजी कार्रवाई में देरी होती है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन्होंने निवेश किया है वो जानते हैं कि कैसे काम करना है, क्योंकि अगर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो उनको खुद भी फायदा नहीं होगा। इसलिए माहौल अच्छा बनाएं, ना कि बीच में कूदकर उसको खराब करने की कोशिश करें। दरअसल प्रधानमंत्री की ये नाराजगी नौकरशाही के उस रवैये को लेकर थी जिसमें नियमों और नीतियों के नाम पर किसी बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ दूर की कौड़ी बनकर रह जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में साफ किया, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो अपने काम में पहले से ही दक्ष है। ऐसे में सिस्टम उसे सपोर्ट करे, ना कि नियमों में उलझाए। पीएम ने साफ कहा कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं बल्कि नियम बनाना और उनको ईमानदारी व कड़ाई से अमल में लाना और भ्रष्टाचार ना होने देना है। उन्होंने ऊर्जा सचिव की क्लास ली, लेकिन संदेश सभी मंत्रालयों या विभागों को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में शपथ ली अपने पद की, तो उस समय माना जा रहा था कि वो आर्थिक सुधारों की गति को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी या नरसिंह राव 1991 में जो बने थे, उस समय से ही उदारवाद की हवा देश में बहने लग गई थी और आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार उसी दिशा में बढ़ा जा रहा था। लेकिन स्थानीय राजनीति और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर एक भ्रम बना रहा। पीएम मोदी स्पष्ट नीति के साथ आए थे, लेकिन घरेलू राजनीति और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां फिर ऐसी हुई, उस वजह से उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। अब 2019 में जैसे ही उन्होंने दोबारा शपथ ली है, उसके बाद वो ये समझ चुके हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस तरीके का बहुमत आसानी से नहीं मिलता है। इसीलिए अब वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ चुके हैं उदारवाद की नीतियों की तरफ। लेकिन वो ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इन नीतियों को चाहते हुए भी उसको अमली जामा, इस लाल फीताशाही और जो स्थानीय घरेलू राजनीति है उसके चक्कर में नहीं बढ़ा पाए थे। तो वो दोनों ही मोर्चों पर खुद ही खुलकर सामने आ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने इस मीटिंग में भी रेलवे में या जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें कैसे निजी कंपनियां भागीदारी कर सकती हैं जिससे आर्थिक निवेश बढ़े और लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए, इस तरीके के उन्होंने निर्देश दिए। तो अब मतलब साफ है कि निजीकरण की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी, जिससे रोजगार भी बड़े अवसर में पैदा हो। बंगाल की बिसात या बाजी को जीतने के लिए सारे तरीके के जतन जारी हैं। साम, दाम, दंड और भेद, कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो दल इस्तेमाल ना कर रहे हों। लेकिन कला की धरती में कलाकारों का पोलराइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कलाकार किस तरीके के धर्म संकट में हैं और उनका क्या है रुख, इस पर होगी राज की बात में बात। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बंगाली सिनेमा के कलाकारों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते आपने देखा है। हाल के ही दिनों में सिनेमा और कला जगत की कई हस्तियों ने भगवा पार्टी का दामन थामा है। चाहे बात बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री सरबंती चटर्जी की हो या पायल सरकार की, सभी को भगवा भा रहा है। और इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग अगर अपने सितारों के साथ रुख को बदलती है
कि चुनावी परिणाम भी बदलाव की भूमिका लिख सकते हैं। 2019 से अब तक लगभग 1 दर्जन नामी गिरामी बंगाली कलाकार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनका जरा संशय समझिए, वो बंगाली अस्मिता या क्षेत्रवाद की बात हो तो ममता बनर्जी को चाहते हैं, लेकिन पेशेगत मजबूरी उनको बीजेपी की तरफ ले जाना चाहती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भले ही ममता उनकी अपनी हो, लेकिन जो बंगाली सिनेमा है वो लगभग आईसीयू में पहुंच चुका है। उसके लिए ममता कुछ खास नहीं कर पाई हैं। बीजेपी के आने से उनको लगता है कि कम से कम कलाकारों की रोजी रोटी चलती रहेगी, इसीलिए इस पसंद और नापसंद के बीच में जूझते कलाकारों ने अपना दर्द बयां भी कर दिया है। जहां बॉलीवुड की ग्रोथ 10% प्रतिवर्ष है, वहीं बंगाली सिनेमा 33% प्रतिवर्ष के हिसाब से गिरावट झेल रहा है। 2019 में बंगाल में 129 बंगाली फिल्में बनी, जो देश में बनी फिल्मों का महज 6% है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इनका योगदान केवल 0.6% है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में जो हाल बंगाली सिनेमा के हुए हैं, उसके बाद कलाकारों को उम्मीद बीजेपी सरकार से ही दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कई कलाकार तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और जो नहीं भी शामिल हुए हैं उनको लगता है कि बीजेपी के आने से उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते खुलेंगे और शायद बंगाली सिनेमा की भी हालत कुछ बदले। एम्स में मौजूद पीएम मोदी और उनको लगती कोरोना की वैक्सीन। तो ये जो कोरोना की वैक्सीन जब पीएम मोदी को लगी तो पूरे देश और दुनिया ने देखी। किसी को उसमें आत्मनिर्भर भारत की सशक्त झलक दिखाई पड़ी, तो किसी को जल्द से जल्द बिना देर किए वैक्सीन लगाने की प्रेरणा मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको ये तस्वीरें अच्छी ही लगी हों। सुई तो पीएम मोदी को लगी थी, लेकिन चुभन किसी और को महसूस हुई, और ये चुभन थी सियासी धोबी पछाड़ की। तो ये कौन लोग हैं और उनको क्यों पीएम मोदी की ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगी, इस पर करेंगे राज की बात में बात। तो वैक्सीन पर सियासी सुख दुख की कहानी शुरू होती है वैक्सीनेशन करवाने या ना करवाने की बहस से। जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तब राजनीतिक वर्ग ने हाय तौबा मचा दिया। सवाल उठाए गए कि जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो फिर भारत की सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स को खतरे में क्यों झोंक रही है। इन सवालों के जवाब में सरकार ने साफ किया कि जिन्होंने खतरे को सबसे पहले और करीब से झेला है, उन्हें ही सुरक्षा कवच हासिल करने का पहला हक है। बात यहां से खत्म हुई तो सियासत ने नया प्लान प्रधानमंत्री को घेरने के लिए गढ़ दिया। 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। राज की बात यह है कि पीएम मोदी को वैक्सीन की राजनीति में घेरने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा गेम किया था। उन्होंने प्रदेश सरकार के अस्पतालों और दिल्ली के निजी अस्पतालों में तो कोविशील्ड लगाने की अनुमति दी, लेकिन जो केंद्र के अधीन आने वाले 4 अस्पताल हैं, चाहे एम्स हो, सफदरजंग, आरएमएल या लेडी हार्डिंग, इनमें कोवैक्सीन की अनुमति दी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि केंद्र ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया था कि वो अपने राज्य में कौन सी वैक्सीन चलाना चाहती है। तो ज़्यादातर राज्यों ने कोई एक वैक्सीन चुन ली थी, लेकिन दिल्ली में ये 2 वैक्सीन चुनी गई। तो इसके पीछे क्या था ट्रैप, इस पर करेंगे आगे बात। दरअसल कोविशील्ड का ट्रायल इफिशियंसी लेवल तक हो गया था, लेकिन कोवैक्सीन का 3rd स्टेज ट्रायल नहीं हो पाया था। ये माना जा रहा था
कि कोविशील्ड वैक्सीन कोवैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा असरदार और सुरक्षित है। जहां कोविशील्ड को लगवाने के बाद आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है, वहीं कोवैक्सीन लगवाने के बाद का ऑब्जर्वेशन पीरियड 7 दिनों का है और जो एक फॉर्म भरना पड़ता है सो अलग। यानी भरोसे के स्तर पर कोविशील्ड को ज़्यादा पुख्ता माना जा रहा था। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि कोवैक्सीन चूंकि सुरक्षा के तीसरे चरण को पार नहीं कर पाई है तो उसको लेकर कुछ सवाल हैं और एम्स में अगर वो लगाई जाएगी तो हो सकता है पीएम भी वैक्सीनेशन से परहेज करें या फिर कोई और वैक्सीन लगाएंगे तो वो अपने आप में मुद्दा बन जाएगा। लेकिन मोदी ना सिर्फ एम्स पहुंचे बल्कि कोवैक्सीन भी लगा दी। इस तरीके से ये जो पूरा ट्रैप था टाएं टाएं खुश हो गया। चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम की स्वयं टीका लगाकर शुरुआत करें ताकि लोगों के मन में इसको लेके जो शंका कुशंका है वो दूर हो, विश्वास निर्माण हो और एक नया इतिहास देश के प्रधानमंत्री रचे। हम उनसे विनती करते हैं। वैसे आप और कांग्रेस की तरफ से पीएम के खुद वैक्सीन न लेने पर पीएम के कोवैक्सीन लगवाने के बाद केवल सियासी ट्रैप ही नहीं टूटा बल्कि डर वाला ट्रैप भी टूट गया। पीएम के वैक्सीन लगवाते ही भरोसे की डोरी मजबूत हुई और जो लोग डर कर वैक्सीन से भाग रहे थे वो डिमांड करके कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगवा रहे हैं। मतलब ये कि मोदी के जादू को वैक्सीनेशन के नाम पर कम करने की विपक्ष की रणनीति तो औंधे मुंह हुई थी, वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी तेजी आ गई है। अब वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा रोजाना 10 लाख के करीब पहुंच रहा है और ये पीएम मोदी की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अभी भी लोगों का भरोसा उनके ऊपर है। कर्मठता में अगर वो मिसाल हैं तो सियासत में भी अपने आप में एक चलता फिरता संस्थान है। इसीलिए अभी विपक्ष को कम से कम ट्रिक्स बनाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चौड़ी सड़कें और इस पे मेरे पीछे दौड़ती सरपट गाड़ियां और साथ ही मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हरियाली, खूबसूरत पेड़ पौधे और साथ ही वो नीले सोलर पैनल जिन पर किस तरीके से सूर्यदेव की रश्मियां गिर रही हैं और वो ऊर्जा आपके घरों को जगमगा रही है। ये सब बहुत खूबसूरत है, आपको हासिल भी हो गया है। लेकिन राज की बात में आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें दिखाकर मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ। तो समझिए ये सब आपको हासिल हो गया है, लेकिन हासिल होने तक के चक्र और उसके बाद बर्बाद होने के कुचक्र पर आपको कुछ बताना, दिखाना और जताना भी था। क्योंकि ये सब जब आपको हासिल हो गया और ये समाप्त हो जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको। तो कैसे सरकार इसको रोकने के उपाय कर रही है और तमाम स्वयंसेवी संगठन भी इसमें शिरकत करेंगे। तो राज की बात में इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। समझे आप, जो पेड़ आबो हवा ठीक करने और सफ़र को सुहाना करने के लिए लगाए गए थे उन्हें लोग चुरा ले गए, रेलिंग काट डाली। कुछ कलाकृतियाँ खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखी गई थी, लेकिन अब वो सब भी गायब हैं। ये ईस्टर्न पेरिफेरल में जो हुआ था उसकी खबर और तस्वीरें आपने देखी ही। अब देश के सबसे चौड़े हाईवे यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी यही कहानी दोहरा दी गई है। 3 साल पहले पीएम मोदी ने इसके एक हिस्से का उद्घाटन किया था। अभी हाईवे का काम चल ही रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही निजामुद्दीन यमुना ब्रिज से अक्षरधाम तक के व्यस्ततम स्ट्रेच पर भी लोगों ने न सिर्फ पेड़ों बल्कि सोलर पैनल और साज सज्जा के सामान पर भी हाथ फेर दिया। मतलब गमले और लाल किले या कुतुब मीनार आदि जो छोटे छोटे प्रतीकात्मक स्मारक सजावट के लिए बनाए गए थे उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया। मतलब सड़क तो उठाकर ले नहीं जा सकते थे, वो तो कायम है, लेकिन उसके इर्द गिर्द प्रकृति व ऊर्जा संरक्षण के लिहाज से की गई हर कोशिश को नाकाम करने की कोशिश की गई। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और डकैत पहले से तैयार है। कुछ ऐसा ही है। ये राजमार्ग बन रहा था और अभी बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन चोरों ने अपना हाथ
यहाँ पर फेर दिया और लगातार कुछ न कुछ फितरतन करते जा रहे हैं। लेकिन राज की बात में खबर ये नहीं है। खबर ये है कि उनको रोकने के लिए राजमार्ग मंत्रालय ने क्या उपाय ढूंढे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि पेड़ लगाने के मानक और सोलर पैनल कैसे सुरक्षित रहें, इसको लेकर कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। इस पर आगे तफसील से चर्चा। हरियाली और ऊर्जा को बचाने के लिए पहली राज की बात यह है कि केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बैठक कर कुछ नियम बदलने की तैयारी की है। इसके तहत अब राजमार्ग के बीच और किनारे 10 से 15 फीट ऊंचाई वाले ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो वहां की जलवायु के अनुकूल हों। उनके रखरखाव का जिम्मा भी एनजीओ या स्वयंसेवी समूहों को दिया जाएगा। इसी तरह सोलर पैनल लगाने के तरीके में बदलाव होगा। पहले सोलर पैनल एक मोटे से पाइप पर लगा दिए जाते थे। 8-10 फीट की ऊंचाई पर मोटे पाइप में लगे सोलर पैनल चोरी करना चोरों के लिए आसान होता था, इसलिए अब नई डिजाइन तय हुई है। इसके तहत अब 15-20 फीट ऊंचाई पर ये सोलर पैनल सरिया के ऊपर पतला पाइप चढ़ाकर लगाए जाएंगे। साथ ही मजबूती के लिए ऊपर जाल बनाकर पैनल रखे जाएंगे। इस पूरी खबर को आपको दिखाने और जब इस खबर पर हम पता कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो एक प्रश्न जहन में आया कि आखिर ये योजनाएं किसके लिए होती हैं। सरकार का काम योजनाएं बनाना है, वो लापरवाही करे तो उस पर सवाल उठाना चाहिए और उनको उत्तरदायी साबित करना चाहिए। अधिकारियों पर भी नज़र रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आमतौर पर जनता के लिहाज से बहुत कुछ अच्छा होता नहीं है। अगर उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों की है वो तो रखें ही, लेकिन जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो जब मैं यहाँ पर आपसे खड़ा हुआ हूँ, ये सब जब आप दृश्य देख रहे हैं, ये पूरी स्टोरी देखने के बाद मुझे लगता है कि हमको और आपको सबको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी थाती है, हमारी संपत्ति है। अगर हमें अपनी लाइफस्टाइल ऊपर उठानी है और हमें अपने बच्चों को, अपनी संतति को आगे बढ़ाना है, तो इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा और जो अराजक तत्व या जो लंपट हैं, जो इनको बर्बाद करते हैं, उनको भी उनकी सही जगह दिखानी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते खबरों के दायरों के साथ साथ में ही जनता और जमहूरियत को फायदा हुआ है, उसकी जागरूकता बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ दुश्वारियां भी सभी के सामने खड़ी हो गई हैं। और जब मैं सभी की बात कर रहा हूं तो सभी में सरकार भी है, रिपोर्टर्स भी हैं और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के लिए भी मुसीबत है। क्योंकि देखिए, कई बार ये डिजिटल मीडिया संस्थान और साथ ही रिपोर्टर मर्यादाएं लांघते हैं, तो कई बार इन पर कार्रवाई में राज्य सरकारें और उनके अधिकारी मर्यादा लांघ जाते हैं। तो ये मर्यादा का उल्लंघन ना हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की किरकिरी ना हो, इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं। तो राज की बात में बात होगी इन्हीं कदमों पर। किसी को शिकायत करनी है तो प्रेस काउंसिल के सामने शिकायत कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है। कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की हद लागने की दुश्वारियों को खत्म करने के लिए सरकार इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स 2021 लेकर आई है। इसके अंतर्गत डिजिटल पब्लिशर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम तय किए गए हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को जहां उम्र के आधार पर 5 कैटेगरी निर्धारित करनी होंगी, वहीं शिकायतों के निपटारे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन का अधिकार दिया गया है। हालांकि ये टाइम बाउंड भी होगा और सरकार की नज़र भी होगी। लेकिन डिजिटल मीडिया एथिक्स में जो सबसे अहम बात सरकार ने डाली है, उसमें यह है कि किसी भी कार्रवाई का अधिकार सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। ये अधिकार राज्य सरकारों, जिलाधिकारियों या कमिश्नर के पास नहीं होगा। तो आखिर ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अतिवाद के आरोप लगे हैं, वहीं कई बार पत्रकारों को सच दिखाने की भी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आई जिसमें ये खबर दिखाने के एवज में
पत्रकारों के साथ में मारपीट की गई और बदतमीजी की गई। तो इसको रोकने के लिए जो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की किरकिरी होती है, इसीलिए ये कानून बनाना पड़ा। मणिपुर में एक पत्रकार की रिपोर्टिंग से खफा डीएम साहब ने पत्रकार के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उसे जेल में डाल दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की बदहाली दिखाने पर एक पत्रकार को अधिकारियों ने सलाखों के पीछे भेज दिया। इन घटनाओं का असर यह हुआ कि मनमानी का खेल लाल फीताशाही ने किया और छवि सरकार की खराब हुई, और वो भी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हालात ऐसे बन गए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरने लगी और दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भारत की छवि खराब होनी शुरू हो गई। यही वजह है कि सरकार ने डिजिटल मीडिया एथिक्स बनाए, लेकिन उनके नियमन और उन पर पालन कराने का अधिकार अपने पास रखा, क्योंकि केंद्र सरकार को अब ये चिंता सताने लगी थी कहीं राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों की मनमानी केंद्र की छवि के खिलाफ बवंडर न खड़ा कर दे। साथ ही केंद्र को ऐसा लगता है कि जो डिजिटल मीडिया के पुरोधा हैं उनके साथ भी अन्याय न हो और उनकी नकारात्मकता भी खत्म हो। सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेवजह का वितंडावाद भी ना फैले। राज की बात में इस हफ्ते का सफर यही होता है खत्म। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।